किसी जगह स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशाद आलम। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में परवेज़ अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो वेस्ट एशिया के राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार हैं और मिडिल ईस्ट मशरिक़ वस्ता पे अच्छी पकड़ और नज़र रखते हैं। आज हम ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जो जंग चल रही थी, उस जंगबंदी के सिलसिले में बात करेंगे। इस वक्त मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। एक मामूली सी चिंगारी पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए तैयार है। मैं सबसे पहला सवाल परवेज साहब से ये करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंगबंदी का ऐलान किया है और उसमें जो टाइम बढ़ाया है, जो एक्सटेंशन दिया है, इसके इसके पसपर्दा, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की और इसराइल की और ईरान की मंशा क्या है? आखिर क्या वजह है कि इसमें इस जंगबंदी में उन्होंने ऐसा है मतलब बढ़ोतरी करी है और उसको एक्सटेंड किया है? नौशाद साहब, असल में डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन नहीं बचे हैं और ये जंग ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर अमेरिका बहुत ज़्यादा दिन तक जंग नहीं लड़ सकता है। वो जंग के खर्चे को भी नहीं उठा सकता है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है बहुत ख़राब हो चुकी है। साथ ही उनके पास जो स्टॉक था हथियारों का, 40 दिन की जंग में वो इतना ज़्यादा तबाह बर्बाद ईरान ने किया है। उनके अपने डिफेंस सिस्टम हो या रडार हैं या पेट्रोल और दूसरे मिसाइल इंटरसेप्टर थे, उनको भारी नुकसान हुआ। और जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से हासिल हो रही हैं और सोर्स से हासिल हो रही हैं, उनके मुताबिक 30 से 50% तक उनका स्टॉक कम हो गया है, खत्म हो गया है। और जिसको ये अब पूरा करना शुरू करें अब से लेकर के, तो कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे 27 फरवरी की पोजीशन में आने के लिए अमेरिका को। तो अमेरिका को भी ये मालूम है कि हम ईरान के साथ बहुत लंबी जंग नहीं कर सकते। ग्राउंड पर वो अपनी फोर्स उतार नहीं सकते। कोशिश की उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन करने की और किसी तरह से जो यूरेनियम है उसको हम ले जाएं तो दिखा दें कि साहब देखें हम ये निकाल लाए वहाँ से, लेकिन ऐसा ना हो सका। साथ ही जो उनका एक पायलट था, उसको तलाश करने का उन्होंने एक अभियान चलाया था, तो वहाँ उनको बहुत नुकसान हो गया था। उनके बहुत जो बम्बर्स हैं वो डैमेज हुए, हेलीकॉप्टर्स ईरान ने मार गिराए। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अमेरिका के पास बचे। अमेरिका की अब कोशिश यह सिर्फ कि किसी तरह से इस जंग को कैसे भी हो, क्योंकि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान सीज फायर चाह रहा है, तो वो ईरान नहीं, अमेरिका खुद सीज फायर चाह रहा था। ट्रंप साहब जो खुद सब आज भी कुछ ऐसी खबरें मिली है कि ईरान ने कुछ शिप को ऐसा, अमेरिका कुछ शिप को कब्जे में लिया है। क्या कहना है आपका वो सिलसिले में? ईरान के नहीं है। दरअसल वो 3 अच्छा। शिप पर उन्होंने कार्रवाई की थी बीते दिन कल, जिसमें से 2 जो है झंडे लगे हुए थे और उनको उन्होंने पकड़ा और पकड़ के अपने बंदरगाह पर ले गए। एक पर उन्होंने फायरिंग की। एक शिप जिसमें से बताया जाता है यूएई का और एक ग्रीस का बताया जाता है। ये जो ब्लॉकेज किया हुआ है ट्रंप ने, अब सारी जो बातें हैं उसके इर्द गिर्द रह गई हैं। अभी का बता रहा हूँ मैं आपको। जो जानकारी है हमारे पास आधा घंटे पहले की, वो ये है कि अमेरिकी नेवी ने कुछ शिप दाखिल करने की कोशिश की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, ताकि ब्लॉकेज को जो ईरानियन जो बोट्स हैं, नेवी बोट। आईआरजीसी की जो बोट्स हैं जो गश्त कर रही हैं इलाके में, अपना कंट्रोल कायम किए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। हाँ, डिस्ट्रॉय किया जाए या पूरा हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में हम ले लें, ऐसा कुछ कोशिश नहीं, की कुछ है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि आज से बाकायदा तौर पर उसने, ईरान ने ऐसा है, जो जो शिप उधर से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेंगे, उस पर टैक्स भी लेना वसूल करना शुरू कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? टैक्स तो ईरान ने लेना शुरू कर दिया था काफ़ी पहले से। और यूरोप के जो मुल्क हैं, 32 मुल्क ईरान के साथ बातचीत करने के लिए वो अपना मशवरा कर रहे हैं। और सॉरी, क्या क्या तमाम वो कंट्री? टैक्स देने के लिए तैयार है। यूरोप के मुल्क टैक्स देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रकम नहीं है।
एक बैरल पर $1 के करीब जाकर के बैठता है, तो वो उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यूरोप के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाएगा एनर्जी का। रशिया के साथ यूक्रेन की जो जंग चल रही है, उसके बाद रूस से भी उनको बरामदात नहीं हासिल हो रही है। वही ईरान या अरब के मुल्कों से उनको ये जो डीजल है, पेट्रोल है और गैस है, अगर ये नहीं मिलती है LNG वगैरह, तो यूरोप में बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। अगर ये जंगबंदी नहीं हुई तो यकीनन पूरी दुनिया की इकोनॉमी से मुतासर होगी और कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी। पर साहब एक सवाल और है मेरा आपसे, क्या अमरीकी सदर जो है ईरान के सामने घुटने टेकने मजबूर हो गए? जो इस बीच जंग हुई, उसके बाद फिर जंगबंदी का ऐलान किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं ये नतीजा निकल करके आता है। और जिस अंदाज में टेबल टॉक पे ऐसा है, अमेरिका और ईरान बैठे, पहले टेबल टॉक में दोनों फरीक मौजूद रहे, लेकिन दूसरे टेबल टॉक के लिए ईरान ने इनकार कर दिया सब लोगों ने। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीटली ईरान के सामने घुटने टेक दिए? ताकत का कोई जवाब नहीं मुसलमान। ईरान ने जिस तरह का हौसला, जिस तरह की जुर्रत, जिस तरह की बहादुरी दिखाई है इस जंग में, दुनिया हैरान है। अब बड़े बड़े मुल्क जो अमेरिका के नाम सुनने के बाद थर्रा जाते हैं, सुपर पावर है जी, सुपर पावर है, जैसे भी ये बहरहाल नाम सुन करके थर्रा जाते हैं, वो इतने सैंक्शंस लगा देते हैं। ईरान के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए थे। ईरान ने अमेरिका को कोई तवज्जो नहीं दी। जो करना है तुम करो, जो कर सकते हो वो तुम करो। और ईरान ने जो मुकाबला किया 40 दिन तक, तमाम सैंक्शन के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने मुल्क को खड़ा किया और स्टैब्लिश किया। साथ ही उनके साथ देखें, 2 पावर्स हैं सुपर पावर, वो भी वीटो पावर्स हैं। साथ ही ट्रंप के रवैये से यूरोप की ताकतें परेशान हो गई, तो इंटरनली यूरोप के जो बड़े मुल्क हैं वो भी ईरान को कहीं ना कहीं खामोशी के साथ किसी न किसी तरह से हेल्प करते हुए कर रहे होंगे। चीन और रूस बिल्कुल खुल करके साथ में, क्योंकि वेनेजुएला के बाद अगर ईरान कोलैप्स हो जाता तो चीन और रूस का भरोसा सबसे खत्म हो जाता। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका की जो एलाइज कंट्रीज़ हैं, जैसे ऐसा है नाटो हो गया और यूरोप की कंट्रीज़ हो गए, इन लोगों ने इस जंग में, ईरान, अमेरिका और इसराइल की भी जंग हुई, इसमें किसी एक कंट्री ने साथ नहीं दिया? देखें, नेटो तो कोई साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि नेटो का अपना संविधान है। संविधान के मुताबिक जब किसी नेटो सदस्य के ऊपर कोई हमला होगा तब ये सारे के सारा जो नेटो संगठन है वो उसमें जंग में उसके बचाव के लिए आएगा। क्योंकि हमला ईरान ने किया नहीं था, अमेरिका ने हमला किया था, तो हमलावर मुल्क है अमेरिका, इसलिए हमलावर का साथ नहीं देगा नेटो, ये उनके संविधान में है। अब रही बात, जैसे दोस्ताना तौर पे ये मुल्क साथ में आते थे, तो जिस तरह का ह्यूमिलेशन ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद टैरिफ को लेकर के, कनाडा को लेकर के, ग्रीनलैंड, सुएज कैनाल, और जो ज़ाती तौर पर जो बेइज्जतियाँ की, जैसे जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया, या फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ, तो फ्रांस भी कोई छोटी ताकत तो है नहीं, यूरोप की एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है, और वो न्यूक्लियर पावर ताकत है, वीटो पावर उसके पास है। आप उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा। तो ये मुल्क उनके साथ जो उनके एलाई थे, दोस्त थे, और हर मौके पर उनके मदद करते थे। अब वो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, पीछे को 4 कदम हुए, और उन्होंने अमेरिका से दूरी बनाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब अमेरिका का वो स्टेटस नहीं रहा है, इसलिए ये सब चले गए चीन के कैंप में। आप देखेंगे यूरोप के तमाम, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, कनाडा, सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहाँ जा रहे हैं? चाइना। आपने एक नहीं सुना होगा कोई भूल चुक से भी अमेरिका जा रहा है, या कोई इसराइल भी नहीं। इसराइल तो दूर में से मक्की की तरह इस वक्त कहीं डिस्कशन में ही नहीं है कहीं भी। तो ये जो जंग है इसमें जंगबंदी होगी, जंगबंदी करनी पड़ेगी ट्रंप को। ट्रंप की जरूरत है, ना कि ईरान की। जंग करना चाहते हैं, ईरान तैयार है, ईरान को कोई परेशानी भी नहीं है। अब जंग जो 27 तारीख थी, 27 फरवरी से पहले जो ईरान था वो नहीं है।
अब तो वो चूंकि जंग में है इसलिए उसकी तैयारियां अलग तरीके की हैं, और उसके पास अभी जो हथियार हैं उनका उसने इस्तेमाल नहीं किया है। ये मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ आपसे, जो जो एकदम सरप्राइज दे देंगे वो वेपन्स ईरान ने अभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, बिल्कुल बचा के रखे हुए हैं। ईरान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान ने खुद के अपने जहाज बनाए हुए हैं, फाइटर प्लेन, एक भी इस जंग में अभी तक सामने नहीं आया वो कहीं भी। जो साहब डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के दौरान ये बात कही है कि जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान अपने शराइत और जो डिमांड्स है उसकी वो वह टेबल पे नहीं रख देता, उस वक्त तक जंगबंदी कायम रहेगी। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। ट्रंप अपनी शर्तें थोपना चाह रहे थे, ईरान ने मना कर दिया था। ईरान से फिर बाद में बात हुई कि आपकी क्या शर्तें हैं वो आप हमें बता दें तो उस पर बात कर लेंगे। ईरान ने अपनी 10 शर्तें दे दी थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी थी, अमेरिका तैयार हो गया था। फर्स्ट टॉक्स उस पर हो गए थे इस्लामाबाद में, अब उन्हीं पर बातचीत होनी थी। उस दरमियान अमेरिका ने नई शर्तें उसमें और शामिल कर दी। ईरान उस पर तैयार नहीं है, क्योंकि ये धोखा देते हैं, दरमियान में जब बातचीत चल रही होती है उसी वक्त हमला कर देते हैं। तो अमेरिका पूरी तरह भरोसा खो चुका है उसके ऊपर। उनके ना इत्तेहादी उनके कोई भरोसा कर रहे हैं, न वैसे। आप देखें जंग के दौरान कौन कौन किसी की या बातचीत के दरमियान लीडरशिप को टारगेट कभी नहीं किया था, कहीं नहीं किया गया कभी भी। आपने ईरान की लीडरशिप को आपने टारगेट किया, ईरान की टॉप लीडरशिप, उनके मिलिट्री के लोग सब मार डाले पहले हमले में। ऐसा नहीं होता कहीं भी। ये तो फिर जंगल का रूल हो गया जो प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं और चाइना के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अमेरिका तो जंगल का जो कानून है वो लागू करना चाहता है दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ऐसा पाकिस्तानी क़यादत की अपील पर जो है ईरान पर फौजी हमला न करने के लिए रजामंद हो गए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कोई पाकिस्तान की वजह से नहीं हुए। ट्रंप को खुद जंग नहीं करनी है और उस जंग से निकलना है उनको, क्योंकि वो ये अपने अंदर का, अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। सेक्रेटरी नेवी ने इस्तीफा दे दिया या उनको हटा दिया गया। एंटी टेरर स्क्वाड के जो इंचार्ज थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। वो रोजाना वीडियो डाल देते हैं और कहते हैं कि ये सरकार जो है अमेरिका की, ट्रंप का जो सरकार है वो गलत कर रही है ईरान के साथ। अमेरिका के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जायनिस्ट लॉबी को छोड़ करके, वो सभी इस जंग के खिलाफ है। अमेरिका के अवाम खिलाफ है, यूरोप के अवाम खिलाफ है। तो ये ट्रंप को कुछ चीज़ें सब जानकारी में होंगी। दूसरे मिड टर्म जो इलेक्शन है अभी नवंबर में, उसका उसका जो प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, जैसे ही अगर चुनाव हारेंगे नवंबर, जो कि अब ये हारेंगे ही, इनकी जो पॉपुलरिटी है वो गिर करके 33-35% पे आ गई है। जब चुनाव हारते ही इनके खिलाफ कांग्रेस में इनको हटाने की बात होगी, इनके खिलाफ केस चलने की बात होगी। तो ट्रंप को ये दिखाई दे रहा है कि मैं जिस बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत करके आया था, आज तो वो अमेरिका का सबसे बुरा प्रेसिडेंट साबित हो रहा है। वॉर प्रेसिडेंट, पीस, अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे। आपको तो पीस बोर्ड बनाया था आपने, पूरी जंग में बाहर क्राइम किया है लोगों ने। आपने पीस बोर्ड बनाया था, आप तो वॉर बोर्ड बना करके बैठिए ना। आपने जंग शुरू कर दी ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसको जंग, ईरान ने कभी किसी से जंग की नहीं है। ईरान के ऊपर आप अलेक्जेंडर से लेकर के आगे तक आप पूरी हिस्ट्री देखें, वो जंग में नहीं गए किसी के साथ। प्रोफेसर साहब, ईरान ने इस जंगबंदी में तोसी को, एक्सटेंशन को अमेरिका की चाल बताई है। क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई साजिश है जो एक्सटेंशन कर रही है जंगबंदी की? हम नहीं कह सकते, साजिश हो सकती है, क्योंकि देखें जो डीप स्टेट है अमेरिकन, जी जी, या दुनिया में जो मुल्क चलाते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सभी नहीं चलाते ये हैं। ईरान के खदशात है वो। हाँ बिल्कुल सही है, ईरान के खदशात। डीप स्टेट चलाता है अमेरिकन जो डीप स्टेट है, और वहाँ के जो बिलियनर्स मिलियनर्स हैं, जी, जो पॉली मार्केट में बैठ करके सट्टेबाजी कर रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस ट्रंप के ऊपर हो सकता है। तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये भी खबरें वाशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश की हैं कि ट्रंप ने जब जब जो बात की उसके बाद फिर पोली बाजार में, अमेरिकन जो मार्केट है उसमें लोगों ने शर्तें लगाई। किन लोगों ने शर्तें लगाई? जो ट्रंप के अपने साथ के लोग हैं, ट्रंप को सपोर्ट करने वाले हैं। उसमें उनका दामाद भी है और विटकॉफ भी है
और जेडी वेंस की भी कंपनी शामिल है। उनके अकाउंट्स भी नंबर छाप दिए उन्होंने कि इन लोगों ने शर्तें लगाई और फिर इनको भारी मुनाफा हुआ है। तो ट्रंप के बयान को लेकर के ईरान अगर सजग है और वो मुस्तैद है और एकदम सचेत है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है, लाजिम है, क्योंकि ईरान ने देखा 2-2 बार आपसे मज़ाकरात हो रहे हैं, मज़ाकरात के दरमियान आप बात को अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे बल्कि जंग में आ जाते हैं। तो ईरान के लोग देखे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े ताकतवर हैं, जिस्मानी, क्योंकि मेरे ताल्लुकात रहे हैं ईरान के कुछ लोगों से जो हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट थे एएमयू में, तो वो मैंने देखा वो बहुत जिस्मानी तौर से बड़े ताकतवर होते हैं, बर्दाश्त बहुत होती है उनमें, कोई आप उनमें एटीट्यूड नहीं देखेंगे कभी भी ईरानी में। ईरानी आपको बहुत बहुत ही नेचर लविंग मिलेंगे और बहुत हंसमुख। फिरोज साहब, एक सवाल और मैं भारत से संबंधित लेना चाहूँगा आपसे जी जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लक बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारत के जो लोग हैं वो लैपटॉप क्रिमिनल हैं और लैपटॉप गैंग कहा है भारत के लोगों को। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इस पर मुझे कहने के बजाय भारत के की जो सरकार है, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी किसी प्रवक्ता को नहीं, किसी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आना चाहिए बयान, खुद प्राइम मिनिस्टर को सामने आकर के बोलना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलते हैं ट्रंप की बात पर? भारत को अगर नर्क बताया, जैसा कि मैंने भी देखा और हमने खबर भी आज पब्लिश की उस पर, और लैपटॉप क्रिमिनल या लैपटॉप गैंग उन्होंने कहा है, तो ये ट्रंप साहब जो हैं ये एक मैड मैन है, इनको होना चाहिए पागल खाने में। नहीं, मैं मेरा एक प्रश्न और है जी कि आखिर क्या मजबूरी है इस सरकार की कि अमेरिकी सदर, वहाँ के राष्ट्रपति भारत पे कभी ऐसा है टैरिफ वार छेड़ देते हैं, ट्रेड वार छेड़ देते हैं, कभी भारत को नर्क बता देते हैं, यहाँ की जनता को लैपटॉप क्रिमिनल कहते हैं। मतलब ये बात कहीं हलक से नहीं उतरती, हजम नहीं होती कि साहब ऐसा है। इतना कुछ कहने के बावजूद यहाँ की सरकार खामोश तमाशाई बनी, कोई एक शब्द कहने को तैयार नहीं। आखिर क्या मजबूरी है इसके पीछे? मजबूरी देखें, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मधुकेश्वर, ये तमाम वीडियो जिनके आ रहे हैं उसमें तमाम बातें हो रही हैं, एप्स्टीन फाइल्स की बात हो रही है। जी जी जी। और आपके अनिल अंबानी को पता होगा मजबूरी क्या है, और हरदीप सिंह पुरी को पता होगा मजबूरी क्या है। तो क्या मैं ये मान लूं कि लेकिन मजबूरी है? मैं अपनी बात कर दूं, एप्स्टीन को आप बाद में लाएं। भारत में 2013 में ही मानसी सोनी का मामला सामने आ चुका था, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। बिफोर चुनाव पार्लियामेंट के इलेक्शन 2014 के से पहले मानसी सोनी का मामला बहुत गर्म हुआ था। उससे पहले 98 में एक और मामला पेश आया था, वो था जब एक जो बाद में गुजरात की सीएम और फिर राज्यपाल, उनके पति ने खुल करके मीडिया के सामने आरोप लगाए थे कि मेरी पत्नी को मोदी ने छीन रखा है, मेरी पत्नी वापस दिलाओ। और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी एल के अडवाणी को, चिट्ठी मीडिया में मौजूद है और आपको गूगल सर्च करेंगे तो चिट्ठी मिल जाएगी। वो मामला हो या मानसी सोनी का मामला हो या बाद में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब और ये मधुकेश्वर जो कह रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि भारत में भी रंगीले टाइप के जो लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। और ये एक हमारे अंदर मोरालिटी नाम की चीज़ है नहीं, और हम गंदे काम करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये समझ लें आप, गंदे काम करते हैं लेकिन समाज में जाकर के भली बातों के बारे में लोगों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं और लोगों से कहते हैं देखें आप पाप न करें और बुरा न करें और अच्छा अच्छा करें। लेकिन हम अंदर से हमें मालूम है, कभी लोगों को खुद आईने के सामने खड़े होकर के अपनी सूरत शीशे में देखना चाहिए, वक्त वक्त पे देख लेना चाहिए। अब ये क्या है जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, तो इसके पीछे मजबूरी क्या है? अब मजबूरी तो एप्स्टीन मजबूरी है, एप्स्टीन मजबूरी है, या उनका जो जाते थे 83 से लेकर के सीएम बनने से पहले 23 या 26 बार अमेरिका गए, यूरोप गए, तो वहाँ क्यों गए थे, किसके पैसे से गए थे, कैसे गए थे? जब आप बताते मैं गरीब था, चाय बेचता था, मेरे पास जूते नहीं थे कैनवास के, मेरे मामा ने 16 रुपए दिए और मैं कैनवास के जूते लाया, 16 रुपए जब बताते हैं वो,
आप ये समझ लें 16 रुपए की कीमत उस वक्त कितनी रही होगी। 1 रुपया, एक चवन्नी, अठन्नी, ये 20 पैसे का सिक्का, 3 पैसे का 3 कोने का सिक्का आता था। 1 पैसा हम लोगों के बचपन में चलता था। मोदी साहब की उम्र तो मुझसे काफी ज्यादा है। तो अब मोदी साहब को सन 60-65 में मामा ने 16 रुपए दिए, उन्होंने 16 रुपए के कैनवास के जूते पहने। अब ऐसी बात है कि मगरमच्छ पकड़ रहा है कि ऐसा कर दिया कि हिमालय पर जाकर चढ़ गई। ये बिल्कुल नॉनसेंस जो बातें हैं वो है। परवेज साहब, जिस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के या भारत में हवन होते थे, माननीय प्रधान जी ने, प्रमोद कृष्णन, मैं बात थोड़ी सी और कर दूं। प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के लीडर है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। एक आध्यात्म पर्सन है वो भी, जैसे आशाराम है या गुरमीत राम रहीम या बाबा भीमानंद चिमानंद, उनकी तरह के। प्रमोद कृष्णन ने ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद बताया कि एक सनातनी अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, तो इनको मुबारक, पूरी दुनिया को सनातनी बना देंगे जी। और भारत में ट्रंप के लिए हवन हो रहे थे, पूजा हो रही थी, पाठ हो रहे थे, और अब पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे थे। तो जो सनातनी है उनके लिए तो मुबारक, जिसने कहा है कि भारत को वो भारत नर्क है, और उनको जाकर के ट्रंप की तस्वीरों पर जूते चप्पल मारना चाहिए। और आप जाते हैं और जाकर के कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड को बताना चाहिए वो चुप क्यों है। नर्क, भारत नर्क है। तुमने अमेरिका को नर्क बना दिया और दुनिया को तुम नर्क बना रहे हो, भारत को नर्क बता रहे हो। पूरी दुनिया को नर्क बना दिया। हाँ, यू डफर, दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप इज अ डफर पर्सन, इज अ वॉर क्रिमिनल। आप उसके साथ उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ही इज माई फ्रेंड। और आपको तो मीडिया में क्या कर लेगा अमेरिका, अच्छा ये समझ लें। आप ईरान से कमजोर हैं, आप ईरान से भी कमजोर हैं क्या? और कौन सी पाबंदी लगाएगा? चले मान लें, हम बात करते हैं कौन सी पाबंदी लगाएगा, क्या करेगा अमेरिका? हम ईरान से कमजोर हैं, हमारे पास 15,000, 12,000, 13,000 किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास अपनी मजबूत फौज है, क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ होने के बावजूद बड़ी अजीब सी लाचारगी और बेबसी है। तो इस पर तो जो अमेरिकी जो यहाँ भारत में राजदूत है उसको कॉल कर लेना चाहिए, बिल्कुल मिनिस्ट्री में बुला करके, होम मिनिस्ट्री में उसको फटका लगाना चाहिए और कहें कि वापस जाओ, यू गो बैक, नॉट अलाउड इन इंडिया। बहुत शुक्रिया परवेज साहब। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि कल यानी फ्राइडे को 25 तारीख है गालिबन, तीसरे राउंड की टेबल टॉप खुशामदों में लगे हुए हैं, खुशामदों में लगे हुए हैं। ईरान को बनाने की बातचीत चल रही है। ईरान से बात की चाइना ने बातचीत में जाने के लिए कहा ईरान से कि आप बातचीत में शामिल होइए। एक अच्छी खबर भी थी, लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है अपनी फौज से कि आप अपनी जंग की तैयारी का मुकम्मल रखें, किसी वक्त भी कुछ भी नहीं कर सकते वो। ये दिखाने के लिए ऐसी बातें की जाती है, लोगों को प्रेशर में लाने के लिए। ईरान को आप प्रेशर में नहीं ला सकते। देखें ईरान के पास क्या बचा था। एक शख्स जब ये सोच ले कि आपने फिल्में भी देखी होंगी, हिंदी फिल्में भारत की, जब सब कुछ लुट जाता है किसी का, तो वो फिर क्या। मदर इंडिया में देखें बिरजू, अब बिरजू को तो फिर लाला सुखी लाल जो है, लाला ये कंगन मेरी माँ के हैं ये कंगन। तो फिर जब इंसान का सब कुछ दाव पर लगा होता है तो वहां फिर वो कुछ नहीं सोचता। ईरान का आप कुछ भी नहीं कर सकते है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।